बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का EVM पर एतराज़ यकतरफ़ा करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन का जो एक एजेंडा है, और जैसे इलेक्शन कमीशन ने भोंडी किस्म की उन्होंने एतराज़ात लगाए हैं, भोंडे एतराज़ात लगाए गए हैं, उनको भी रद्द किया गया है हुकूमत की तरफ से। और हुकूमती तर्जमान ने बड़ी अहम इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इलेक्शन कमीशन का एजेंडा क्या है, क्या वो अपोजिशन के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रावलपिंडी मदरसा ज़्यादती केस में बड़ी अहम पेश रफ्ती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे मरियम सफदर का जो मामला है, मुस्लिम लीग नून का जो मामला है और मुस्लिम लीग नून की जो लड़ाई है, और मुस्लिम लीग नून क्या मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं। और इस पर मरियम नवाज़ को जितना गुस्सा आया है, और मरियम नवाज़ ने जो रिपोर्टर के साथ जो है वो बदतमीज़ी की है, मामला क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मरियम नवाज़ नई कौन सी दरख्वास्त देने जा रही हैं जिसका आज वावेला मचाया है, और मरियम नवाज़ ने कहा है मैं एक नई दरख्वास्त देने जा रही हूँ, क्या अपील में कोई दरख्वास्त दी जा सकती है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो रावलपिंडी में तालबा ज़्यादती केस है, उसमें जो ख़ातून है, जो मुहतमिम है उस मदरसा की, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। पहले जो वहाँ के मुफ्ती शाहनवाज़ थे उनको गिरफ़्तार किया गया था। 16 साल तालबा के साथ ज़्यादती की गई थी, और उस ज़्यादती केस में आज जो मदरसे की मुअल्लिमा है उसको गिरफ़्तार किया गया है। थाना पीर वधाई के इलाके में मदरसे में ये वाक़या पेश आया। मुअल्लिमा इशरत हनीफ़ 10 रोज़ से अबूरी ज़मानत पर थी और उसने अदालत में ज़मानत की तौसीक़ की दरख्वास्त दी थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एजाज़ आसिफ साहब ने मुलज़िमा की ज़मानत खारिज कर दी, जिस पर अदालत ने जो है वो अदालत में मौजूद खातून को पुलिस एहलकारों ने गिरफ़्तार कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि तालबा से जबरी ज़्यादती का मामला है जिसकी तफ्तीश ज़रूरी है। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मुतासरा तालबा और उसकी वालदा भी कमरे अदालत में मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि ये मुअल्लिमा इसमें इन्वॉल्व थी और ये लड़कियों को लेकर जाती थी उस के पास, शाहनवाज़ उस दरिंदे के पास। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुअल्लिमा इशरत हनीफ़ का रिमांड लिए जाने का इम्कान है। कल इनका रिमांड के लिए इनको पेश किया जाएगा, और रिमांड मिलेगा तो फिर उसके बाद ये केस आगे चलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी गिरफ़्तारी से जो केस है वो मज़ीद मजबूत हो गया है, और ये जो मामला है ये आगे चलेगा, और इस मामले में जो सारी चीज़ें हैं वो कौम के सामने आएंगी। फिर मामला है इलेक्शन कमीशन का। आपने देखा है इलेक्शन कमीशन जो बातें कर रहा है वो ऐसी बातें हैं जो ना लिखी ना पढ़ी। अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि भाई आप जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रहे हैं उसमें एल्फ़ी अगर डाल दी गई तो वो काम करना छोड़ देगी, ये कोई मंतक है बात करने की? क्या इन लोगों के अंदर कोई शर्म और हया है? आप लोगों की ज़िम्मेदारी थी साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना, आप नाकाम हो गए। 2013 के इलेक्शन में पूरी कौम कहती है कि धांधली हुई है, 2018 के इलेक्शन में आपके ख़ास लोग कहते हैं कि धांधली हुई है। तो फिर आप बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कहा गया कि धांधली होती है, तो आप ही बता दें आपने क्या किया है। आपने साफ़ और शफाफ इलेक्शन की ज़िम्मेदारी, आपको तनख्वाहें मिलती हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, और यहाँ ये है कि आप इलेक्शन के सामने रुकावट बनना चाहते हैं। आप नहीं चाहते, अगर हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है तो आप हुकूमत के साथ मिलकर, अगर कोई खामियां हैं तो आप प्रोडक्टिव काम करें, आप कहें कि हम आपके साथ हैं, इन खामियों को हम दूर करते हैं, और इन खामियों को दूर करके हम अपने मसले का हल निकालते हैं। आपने तो छोटी छोटी खामियां निकाल के और अपोजिशन के एजेंडे को प्रमोट करके आपने उनको रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया, और आपने कहा है कि ये ठीक नहीं है। तो क्या वो ठप्पा ही ठीक है जो ठप्पा लगता है, और ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर धांधली करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, कत्ल होते हैं, ज़ख्मी होते हैं लोग, क्या ये ठीक है? अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख लें, लीगी उम्मीदवार पर हमला हुआ है, और सियासी आज़ाद जो उम्मीदवार है उसके हामियों ने हमला किया है। ना सिर्फ लीगी उम्मीदवार, 3 उसके बेटे और बाकी 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो क्या यही साफ़ और शफाफ इलेक्शन है? यही आपने खुद क्या किया है? ज़िम्मेदारी आपकी थी, ये काम आपका था, तनख्वाहें इसी चीज़ की आप लेते हैं, अरबों रुपए आपका बजट इसी मामले के लिए है, और हुकूमत अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो आप कीड़े निकाल रहे हैं बजाय इसके कि आप हुकूमत का साथ देते। अब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने
इसके ऊपर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाए गए हैं ये यकतरफ़ा हैं। इन एतराज़ात को हम नहीं मानते, इस वजह से नहीं मानते कि इन एतराज़ात में कोई वज़न नहीं है, टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ चीज़ों पर मामलात हैं तो हम हल कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ पर एतराज़ है हम हल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन हुकाम और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी हुकाम की मुलाकात हुई, जिसमें वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम ने पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन को EVM पर ब्रीफिंग दी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब दिया गया। सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि EVM के ज़रिए आइन के मुताबिक आज़ादाना शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते, EVM के ज़रिए नहीं हो सकते। और जो ये पहले से साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवा रहे हैं वो साफ़ शफाफ हैं, EVM से नहीं होंगे। पहले आइन के मुताबिक इंतखाबात होते हैं, अब आइन के मुताबिक नहीं होंगे। ये है इनकी मेंटेलिटी है, जिस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि धांधली करने वालों के लिए EVM एक बुरी ख़बर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ नहीं चाहते कि इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्शन होना ज़रूरी है। अब दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम वहीं अभी तक ठप्पे पर बैठे हैं, तो ठप्पे से मामला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात दाखिल किए, जिनमें से 27 एतराज़ात का टेक्नोलॉजी से कोई तल्लुक़ नहीं है। 27 नुकात इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार के हवाले से, जबकि 10 नुकात का तल्लुक़ EVM से है, जिसको हम हल करेंगे। लेकिन यकतरफ़ा तौर पर इसको मुस्तरद करना यह कोई तरीका नहीं है और हम इसकी मुखालफत करेंगे। फिर जो मामला है मरीम नवाज़ का, आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ आज पेश हुई। एक तो मरीम नवाज़ ने एक टेक्निकल चीज़ कही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अदालत में उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि अपील की समात से पहले, ये वो अपील है जिसमें समात पहले भी हो चुकी है और समात जारी है, उसमें मरीम नवाज़ कहती हैं कि हम ये चाहते हैं कि पहले एक पिटीशन दें और वो पिटीशन पहले सुनी जाए और उसके बाद हमारा मेन केस सुना जाए। अदालत ने कहा आपकी मर्ज़ी, आप कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आप दें। अब अदालतों ने दरख्वास्त देने से तो मना नहीं किया, आप दरख्वास्त देना चाहती हैं तो दें। लेकिन क्या अपील में, अपील क्या होती है? अपील है जो नीचे ट्रायल है उसी की आगे उसी को ही कंटिन्यू रखा जाता है और ये समझा जाता है कि ये वही ट्रायल है और इसी को आगे बढ़ाया गया है। अब ट्रायल में क्या होता है? ट्रायल में ये होता है कि चलान सबमिट होता है, जिसको रेफरेंस कहते हैं नैब की ज़ुबान में, रेफरेंस फ़ाइल होता है, फ़र्द जुर्माइद होता है, एविडेंस होती है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और इस पर जो डिफेंस स्टेटमेंट है वो होती है। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स और जजमेंट आ जाती है। जजमेंट आ गई, जज मोहम्मद बशीर खान साहब ने 7 साल की सज़ा सुना दी, उस पर अपील फ़ाइल कर दी। अपील में साथ एक इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन दी गई कि जब तक अपील पेंडिंग है हमारी सज़ा को सस्पेंड किया जाए और हमें जेल से रिहा किया जाए, जिसको उर्फ़ आम में बेल कहते हैं। बेसिकली वो सस्पेंशन की एप्लीकेशन होती है, सस्पेंड करवाने के लिए। एप्लीकेशन मंजूर हो गई और इनकी सज़ा सस्पेंड हो गई, रुक गई। अब जैसे ही इनकी अपील खारिज होगी तो सज़ा वहीं से शुरू हो जाएगी। इनका अपील पर अमजद परवेज़ साहब पहले काफ़ी हद तक बहस कर चुके हैं, नैब प्रोसिक्यूटर भी इसमें बहस कर चुके हैं। अब इन्होंने अमजद परवेज़ साहब को, आप जानते हैं कि ये अमजद परवेज़ साहब के बगैर नहीं रह सकते। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था टाइम लेने के लिए, टाइम गेन करने के लिए। इन्होंने इतने दिन का टाइम गेन करने के लिए अमजद परवेज़ साहब की कुर्बानी दी है। अमजद परवेज़ साहब से इनका कोई इख्तलाफ नहीं है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते अमजद परवेज़ साहब से इख्तलाफ करना या उनसे लड़ाई करना। वो एक नैब के जो है वो एक माने हुए वकील हैं, उनसे ये इख्तलाफ अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या करना है, उनके साथ पीछे से वही मामलात को देखेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आ जाएँ या ख्वाजा हारिस साहब आ जाएँ या बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब आ जाएँ, उनमें से किसी को ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर काम कोई नहीं है। ट्रायल में एविडेंस है, क्रॉस एग्जामिनेशन है। यहाँ पर जो फाइल नीचे ट्रायल की है उसमें से ही अपने फ़ायदे के जो पॉइंट्स हैं, अपने केस के हक़ के पॉइंट्स निकाल के अदालत को बताने हैं। प्रोसिक्यूशन अपने बताएगी, अपीलेंट अपने बताएगा और अदालत उसका डिसाइड करेगी। मरीम नवाज़ अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं कि पहले मैं दरख्वास्त दूँगी। यहाँ किस चीज़ की दरख्वास्त देंगी? आप नहीं दे सकती दरख्वास्त। आप क्या दरख्वास्त देंगी? क्या आपके पास कोई नई एविडेंस आई है, नया को आपके पास कोई फैक्ट आया है, कोई नई ऐसी चीज़ सामने आई है? ये तो जज मोहम्मद बशीर है जिस पर आज तक इतराज़ उठा ही नहीं है। ये जज अरशद मलक वाला तो केस ही नहीं है कि आप वीडियो स्कैंडल को ले आएँ। यहाँ तो मामला ही कुछ और है। मरीम नवाज़
टाइम गेन करने के लिए दरख्वास्त देंगी, उस पर 1-2 तारीखों पर बहस होगी। कितनी देर ये हाई कोर्ट है, कोई सिविल कोर्ट तो नहीं है कि आप चलाती रहेंगी। इस वजह से आपकी चालाकियाँ ख़त्म होंगी। आपको अडयाला जेल नज़र आ रही है और यही वजह है कि आप अडयाला जेल से खौफजदा हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून में बयानिए का टकराव है, उसमें अब जो 2-3 अहम चीज़ें सामने आई हैं और ये आज की डेवलपमेंट है, उसमें यह कहा गया है कि 2 बयानिए अब सामने आ गए हैं। एक है वोट को इज़्ज़त दो, जो मरीम नवाज़ का है। शहबाज शरीफ का है काम को वोट दो। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम काम करें तब लोग हमें वोट दें, यही एक तरीक़ाकार है। शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, मलिक अहमद ख़ान और अता तारड़ को काम को इज़्ज़त दो के बयानिए पर वो कायम है और वो कहते हैं कि जो काम कर रहे हैं उनको इज़्ज़त दें, जो जमात में वर्किंग कर रहे हैं उसको इज़्ज़त दें, और वोट को इज़्ज़त बाद में दे लेना, पहले जो काम कर रहे हैं उनको इज़्ज़त दें। और इस मामले में जो मरीम नवाज़ ग्रुप है उसमें शाहिद खाकान अब्बासी है, खुर्रम दस्तगीर है, मरीम औरंगज़ेब है, तलाल, आज आपने देखा तलाल चौधरी भी मरीम सफदर के साथ था, तारिक फजल है, उज़मा बुखारी है, ये वोट को इज़्ज़त दो बयानिए का दिफा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और बाकी जो MP MN हैं वो अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हमज़ा शहबाज को भी नहीं राना सनाउल्लाह छोड़ सकते और मरीम नवाज़ को भी नहीं छोड़ सकते, वो अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। परवेज़ रशीद जैसा मरीम नवाज़ का ख़ास आदमी वो पार्टी मामलात से पीछे हट गए हैं और वो पार्टी मामलात से जो उन्होंने इन सारे मामलात को छोड़ दिया है। अब मरीम नवाज़ से जब ये सवाल पूछा गया है कि क्या शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा आपको बहुत जल्दी नहीं है इस सवाल की। अच्छा, वो उन्होंने को ये नहीं कहा कि दोबारा इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं या बिलावल ज़रदारी, इनकी ही जमात के सदर का कहा है और इनके चचा के बारे में कहा है, जिस पर मरीम नवाज़ को मिर्चें लगी हैं और मरीम नवाज़ ने बदतमीज़ी की है उस रिपोर्टर के साथ। ये है इसके अंदर असल जो खामी है और इनकी आपस की लड़ाई है कि वो ये सुनना भी नहीं बर्दाश्त करती कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। लेकिन हमज़ा शहबाज अब एक्टिव हो गए हैं, देखते हैं हमज़ा शहबाज अपने बाप को कहाँ तक रेस्क्यू करते हैं और उनको क्या इस मरीम नवाज़ के शिकंजे से निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।